कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग को पता है पिछले कुछ दिनों से वेलोसिटी क्लासेस पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीरीज चलाया जा रहा है और यह जो है लेक्चर नंबर 12 है। कितना है? लेक्चर नंबर 12 है। अगर आप लोग 1 से लेके 11 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। काफी एक्सप्लेन कराए हैं, होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप जाके देख लीजिएगा सारा लेक्चर। ओके, जो भी टॉपिक कराए हैं एग्जाम ओरिएंटेड कराए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह से ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, ठोस, द्रव, गैस, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बिना माध्यम के चलते हैं, चीज याद रखिएगा। आप समझिएगा, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, आप समझिएगा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है कैसी तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ओके, और विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग बोलेगा तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है, नो डाउट। आगे देखते हैं, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा, प्रकाश का वेग जो है सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड जो है प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे पहले कौन बताए थे कि प्रकाश का वेग जो है निर्वात में सबसे ज्यादा चलती है? ये कौन बताए थे? तो एक रोमर वैज्ञानिक थे। कौन थे? रोमर वैज्ञानिक थे। यही बताए थे 1676 में कि प्रकाश की चाल जो है सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। कितना होती है? 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। ठीक है, अब देखिए मुख्य तथ्य में क्या है तो समझिएगा। पूछेगा आपसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? तो 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निर्वात में अपवर्तनांक कितनी होती है? निर्वात का अपवर्तनांक पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? 1 होती है। ठीक है, निर्वात में अपवर्तनांक कितना होंगे? तो 1 होंगे। ओके, जल का वेग पूछेगा आपसे, जल का वेग। ठीक है, आप समझिएगा, ये सब प्रकाश का है। जैसे कि पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पावर 8, जल में प्रकाश की चाल मतलब वेग कितना होगा? 2 गुना 25 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया 2.25 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये जल में प्रकाश की चाल होती है। अब जल का अपवर्तनांक पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 1.33 होती है। कोई दिक्कत नहीं। कांच में प्रकाश की चाल कितना होती है? तो कांच में प्रकाश की चाल जो होती है 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अपवर्तनांक पूछेगा आपसे कि कांच में अपवर्तनांक कितना होते हैं, कांच का अपवर्तनांक कितना होते हैं, तो क्या बोलेंगे? 1.5। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, वेग अगर ज्यादा होगा, वेग अगर ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, अपवर्तनांक अगर ज्यादा होगा तो वेग कम होगा। ये चीज नोटिस करिएगा, क्योंकि वेग का अपवर्तनांक का जो संबंध होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, ये अगर बढ़ गया तो ये घट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हीरा। हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल 1.2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 1.2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड जो होती है ये हीरा में प्रकाश की चाल होती है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, मतलब 2.42 मतलब 2.42 बोल सकते हैं आप। इसका अपवर्तनांक होती है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, नो डाउट। आगे अब समझिएगा, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत ये कौन वैज्ञानिक दिए थे?
ये दिए थे न्यूटन। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो दिए थे ये न्यूटन वैज्ञानिक दिए थे। बोले थे प्रकाश कण के रूप में चलती है, कणिका सिद्धांत न्यूटन दिए थे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। प्रकाश के कणिका सिद्धांत को अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध किया था कि हाँ सच में प्रकाश एक कण के रूप में चलती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत दिए कौन थे? न्यूटन। सिद्ध कौन किए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध किए थे। ठीक है, नो डाउट। आगे देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश के विद्युत प्रभाव से कणिका सिद्धांत सिद्ध किया था। प्रकाश के विद्युत प्रभाव की सहायता से कणिका सिद्धांत जो दिए थे यह दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन। और प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओके, याद रखिएगा। तो वही बोलेगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है प्रकाश के विद्युत प्रभाव के सहायता से कणिका सिद्धांत दिए थे। कब दिए थे? तो 1905 में दिए थे। 1905 में दिए थे। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। आगे अब ध्यान से समझिएगा, यहां से देखते हैं आप। ओके, अब देखिएगा प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक है, ये कौन दिए थे? ये दिए थे हाइगेंस। प्रकाश के तरंग सिद्धांत कौन दिए थे? हाइगेंस दिए थे। ठीक है, अब समझिएगा प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस दिए थे, लेकिन प्रकाश का तरंग सिद्धांत को सिद्ध कौन किए थे? यह किए थे यंग। यंग नाम का वैज्ञानिक थे, यह जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत को सिद्ध किए थे। नो डाउट। आगे देखते हैं। यंग वैज्ञानिक ने प्रकाश को व्यतिकरण की सहायता से सिद्ध किया था। व्यतिकरण की सहायता से जो है प्रकाश को सिद्ध किया था कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलती है। ओके, नो डाउट। आगे मैक्सवेल। आगे क्या है? मैक्सवेल। ओके, आगे क्या है? मैक्सवेल है। समझिएगा, मैक्सवेल नामक जो वैज्ञानिक थे यह बताए थे कि प्रकाश जो है, देखिए मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक जो है बताया था कि प्रकाश जो है कण के रूप में भी चलती है और तरंग के रूप में भी चलती है। प्रकाश में दोनों गुण मौजूद होते हैं। अब बात भी सही है, प्रकाश कण के रूप में भी चलती है और तरंग के रूप में भी चलती है। यह कौन बताए थे? तो यह बताए थे मैक्सवेल। मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक थे, यही बताए थे कि प्रकाश कण के रूप में भी चलती है और तरंग के रूप में भी चलती है। ओके, दोनों को दर्शाए थे मैक्सवेल नाम का वैज्ञानिक। अब समझिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। कब? 1921 में। आपसे पूछेगा कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किए गए थे? तो क्या बोलेंगे? 1921 में किए गए थे। नो डाउट, अच्छे समझ में आ गया होगा। ये सब इंट्रोडक्शन था। अब यहां समझिएगा थ्योरी के माध्यम से। देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन तो पहले मेरे भाषा में समझ लीजिए। प्रकाश का आना और किसी सतह से टकरा के लौट जाना। प्रकाश का आना और वो किसी सतह से, सतह का अर्थ ये हो गया चिकनी तल, जैसे कि समतल दर्पण ले लीजिए। ठीक है, समतल दर्पण ले लीजिए, ये चिकनी तल हो गया। तो उस पर जब प्रकाश पड़ेगी और प्रकाश पड़ने के बाद वो टकरा के पुनः वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो वही घटना को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, वही चीज हम यहां लिख दिए हैं। प्रकाश का किसी सतह पर उसी माध्यम से लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी सतह से उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नो डाउट। अब यहां समझिएगा, ये हो गया सतह। क्या है? सतह हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये सतह हो गया। ठीक है, सतह में ले लीजिए समतल दर्पण है ये।
क्योंकि समतल दर्पण सतह एकदम पूरा एकदम समतल होता है, समतल दर्पण है। और नीचे में जो कलई किया गया है, ये कलई जो किया गया है नीचे में, ये AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट से कलई किया गया है, पेंट किया गया है। क्या किया गया है? पेंट किया गया है किसी सतह। समतल दर्पण में पेंट भी पूछेगा तो बता सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट का पेंट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब समझिएगा, ये ले लीजिए प्रकाश। प्रकाश प्रकाश जो है ऐसे करके आ रहा है, प्रकाश आ रहा है और आके ये सतह से टकरा के लौट के वापस चल रहा है, वापस जा रहा है। समझिएगा, अगर प्रकाश किसी सतह पे आ रहा है तो आने की घटना को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ओके, जब प्रकाश आती है तो उसे बोलते हैं आपतित किरण। जब प्रकाश टकरा के प्रकाश वापस लौट जाती है तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। जब प्रकाश आएगी तो इसे बोलते हैं आपतित किरण, जब प्रकाश टकरा के वापस चली जाती है तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं आपतित किरण को इंसिडेंस रे, ठीक है, और परावर्तित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है, रिफ्लेक्टिव रे। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपतित किरण जब ये बनाती है तो आपतन कोण कहलाती है, ठीक है, और जब परावर्तन कोण जब ये कोण बनाती है तो इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तित किरण जब ये कोण बनाती है तो क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। देखिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे, नो डाउट, आने की घटना को बोलते हैं आपतित किरण और लौटने की घटना को बोलते हैं परावर्तित किरण। नो डाउट, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब ध्यान से समझिएगा, परावर्तन के नियम समझिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में होता है, ठीक है। अब समझिए, यहां जो अभिलंब दिया गया है ना, अभिलंब हम इसे बोलते हैं। अभिलंब किसे बोलेंगे? अभिलंब हम इसे बोलते हैं। ये हो गया अभिलंब, कि जब प्रकाश आ रही है तो इसे बोलते हैं आपतित किरण, प्रकाश लौट के जा रही है तो परावर्तित किरण। और ये क्या हो गया? सतह, मतलब समतल दर्पण पे टकरा के जा रही है फिर आ रही है। नो डाउट, अपरावर्तन का नियम क्या बोलता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों क्या है? एक ही तल में है। यही चीज नोट करना है आपको। नो डाउट, अब समझिएगा ध्यान से। देखिए यहां पे क्या लिखा है, अर्थात इंसिडेंट रे बराबर रिफ्लेक्टिव रे, दोनों बराबर होता है। जिस माध्यम से आएगा वही माध्यम से लौट के चला जाता है, वही एंगल से। नो डाउट, अब समझिए, मान लीजिए 45 डिग्री पे आया तो 45 डिग्री पे ही लौट के चल जाएगा। ये 45 डिग्री पे अगर आया तो यही 45 डिग्री पे लौट के चला जाएगा। यही चीज यहां लिख दें, 60 पे आया तो 60 पे लौट के चला जाएगा। नो डाउट, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए यहां पे नोट करिएगा, नोट में क्या लिखा गया है। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप, प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप, प्रकाश जब परावर्तन की घटना होती है, परावर्तन की घटना कैसे बोलेंगे? जब प्रकाश आया और किसी सतह से लौट के चला गया, उसे बोलते हैं परावर्तन। तो वही जो प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो तीव्रता और आयाम में कमी आती है। प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो तीव्रता और आयाम में कमी आ जाती है, तीव्रता और आयाम में कमी आ जाती है। क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश के परावर्तन होने के फलस्वरूप किसमें कमी आती है? तो तीव्रता और आयाम में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। जबकि तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति में कोई कमी नहीं आती है, इसे बोलते हैं अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश का परावर्तन की घटना होती है तो तीव्रता और आयाम में कमी आ जाती है, जबकि तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति में कोई परिवर्तित नहीं होता, वो जितना से आता है उतना ही रहता है। नो डाउट, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लिखे हैं, अब हम देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। समझिएगा, ये हम देखें प्रकाश का परावर्तन। एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा, जब परावर्तन घटना कब होती है? जब प्रकाश सघन
सघन से विरल में जाएगा, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तब प्रकाश की घटना उत्पन्न हो सकती है, परावर्तन घटना उत्पन्न हो सकती है। अब एक चीज याद रखिएगा, ये सब छोड़िए, सुनिए, एक चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा जब प्रकाश आती है तो ये जो अभिलंब है ना, अभिलंब, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब प्रकाश आती है तो ये जो है किरण, किरण मतलब प्रकाश कहां झुक जाती है, कहां चली जाती है। तो याद रखिएगा जब प्रकाश आती है तो ये अभिलंब से दूर झुक जाती है, अभिलंब से दूर झुक जाती है, दूर झुकती है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में जब घटना होगी, जब प्रकाश आती है तो प्रकाश कहां झुकेगी, कहां चली जाएगी। तो ये अभिलंब है ना, अभिलंब, अभिलंब ये है, अभिलंब से दूर झुकती है, अभिलंब से दूर झुकती है। वही अपवर्तन में बोलेगा कि प्रकाश जब आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। ओके, ध्यान समझिएगा, प्रकाश का अपवर्तन समझिएगा। देखिए, इसमें प्रकाश आया और टकरा के लौट के चला गया, इसमें प्रकाश आएगा और टकरा के लौटेगा नहीं बल्कि घुस जाएगा अंदर। वही चीज यहां लिखे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए सुनिए क्या लिखा है, प्रकाश का एक माध्यम से, एक माध्यम से मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि ले लीजिए, मान लीजिए सघन, सघन, देखिए मान ले लीजिए विरल, विरल और सघन, विरल में हो गया हवा और सघन में हो गया जल। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रकाश, प्रकाश का अपवर्तन घटना कब होगी, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रवेश करती है, मतलब कि हवा माध्यम से जल में प्रवेश करेगी, जल में प्रवेश करेगी। ठीक है, यही चीज नोटिस करिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यही घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपनी पथ पर मुड़ना या विचलित हो जाना, मुड़ना या विचलन हो जाना, यही घटना को बोलते हैं हम लोग अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब समझिएगा, कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, समझिएगा, जैसे कि हवा, हवा क्या है, विरल है, जल क्या है, सघन है। हवा क्या है, विरल है, जल क्या है, सघन है। लेकिन पूछेगा कंपैरिजन में, ठीक है, कंपेयर करना है। जैसे कि हवा क्या है, विरल है, हवा में देखते हैं घुस जाते हैं एकदम सीधा, एकदम टकराता है, कुछ उतना नहीं आभास होता है। तो हवा हो गया विरल और जल हो गया सघन। हवा की तुलना में देखिए, हवा में चलना थोड़ा बहुत जो है आसान लगेगा आपको, लेकिन जल में चलने के लिए ठेलना पड़ेगा जल अंदर अंदर। तो जल क्या हो गया, सघन, हवा की तुलना में जल हो गया सघन। लेकिन पानी की तुलना में कांच, पानी की तुलना में कांच, तो पानी सघन होगा कि कांच सघन होगा, तो पानी हो जाएगा विरल और कांच हो जाएगा सघन, क्योंकि कांच का जो है सघनता ज्यादा है, नो डाउट। अब देखिए, कांच और हीरा की तुलना में कौन सघन हो जाएंगे, तो कांच और हीरा की तुलना में जो है हीरा हो जाएंगे सघन और कांच हो जाएंगे विरल। तो इस तरह से आपको कंपेयर भी करना है, नो डाउट। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब समझिएगा, यहां समझिए, जब प्रकाश विरल से सघन में चलती है, जब प्रकाश विरल से सघन में चलती है, विरल का अर्थ हो गया हवा, सघन का अर्थ हो गया पानी। ठीक है, इस तरह से बोला गया है, जब प्रकाश विरल से सघन में चलती है तो वेग जो है घट जाता है। जब प्रकाश विरल मतलब हो गया हवा, सघन मतलब हो गया जल, जब प्रकाश हवा से जल में जाएगी तो इसका वेग जो है घट जाएगा, इसका वेग घट जाएगा। वही अगर उल्टा करेंगे, जब प्रकाश सघन से विरल में मतलब जल से विरल में जाएगी तो वेग बढ़ जाएगा, मतलब जल से हवा में जाएगी प्रकाश तो क्या हो जाएंगे, वेग बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते आगे,
जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो, जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये मान ली कोई दर्पण है, ये ठीक है, दर्पण है और ये प्रकाश आ रही है, ठीक है। तो क्या बोला गया सुनिएगा, जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मतलब कि हवा से जब जल में प्रकाश, हवा हो गया विरल और जल हो गया सघन, तो प्रकाश जो है हवा से जल में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब प्रकाश क्या होगी, हवा से जल में जाएगी, मान नीचे क्या है, जल है और ये क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर ही झुक जाएगी प्रकाश, अभिलंब की ओर ही झुक जाएगी, यही बोला गया है, ठीक है। जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। वही उल्टा करेंगे, जब प्रकाश सघन से विरल में, मतलब कि सघन हो गया जल, अब विरल हो गया हवा, तो जल से जब हवा में जाएगी प्रकाश, जल से जब हवा में जाएगी प्रकाश तो क्या होगी, अभिलंब से दूर झुक जाएगी, अभिलंब से दूर झुक जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, दोनों याद रखिएगा। अब समझिएगा, जब प्रकाश अभिलंब से गुजरती है, जब प्रकाश ये अभिलंब से ही गुजर रही है, अभिलंब से मान ले गुजरती है तो वह बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। जब प्रकाश अभिलंब की ओर से गुजरेगी, जब प्रकाश अभिलंब की ओर से गुजरेगी, मतलब ये हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया, अभिलंब, अभिलंब से गुजरेगी तो प्रकाश बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं अपवर्तन के कुछ नियम, अपवर्तन के कुछ नियम, जैसे कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आप समझिएगा, ठीक है, ये हो गया आने वाली किरण, क्या हो गया, अपवर्तित किरण। आप क्या है, आपतित किरण जब आ रही है मतलब कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट IR। आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण कौन हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण, यहां जो आई, ठीक है। तो वही बोला गया है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है ये तीनों क्या है, तीनों एक ही तल में होता है, यही चीज यहाँ पे बोला गया है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आपतन कोण तथा अपवर्तन आपतन कोण तथा अपवर्तन का अनुपात, आपतन कोण तथा अपवर्तन का अनुपात एक ही नियत राशि होता है। आपतन कोण तथा अपवर्तन का अनुपात का ही एक ही नियत राशि होता है। यह जो है कौन से नियम कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं स्नेल का नियम। आपतन कोण तथा अपवर्तन का अनुपात एक ही नियत राशि होता है, ठीक है। ये कौन सा नियम कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं हम लोग आगे, देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, जैसे कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है, बाल्टी में क्या है, देखिए बाल्टी में पानी भरा हुआ है, देखते होंगे कि जब बाल्टी में पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है, और उसमें कोई डूबी हुई छड़ रहती है तो वो छड़ जो है टेढ़ा दिखाई देती है, छड़ टेढ़ा दिखाई देती है। बाल्टी में पानी है, अब पानी में कोई छड़ है तो छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कोई दिक्कत नहीं है। पानी में डूबा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठाई देता है, पानी में डूबा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर की ओर उठाई देता है, ये किसका नियम, किसका कारण है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देना छड़, डूबा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठाई देना, कोई दिक्कत नहीं है। तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय जो है, अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय जो है 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त जो है 2 मिनट बाद होता है, ठीक है।
अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय जो है 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है और सूर्यास्त जो होता है वो 2 मिनट बाद होता है। इससे क्या होता है, 4 मिनट का फायदा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, तो ये सब तो समझ में आ गया होगा कि अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये सब तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो क्या देखे, सूर्यास्त के कारण जो है, मतलब अपवर्तन के कारण जो है सूर्योदय 2 मिनट क्या होता है, पहले दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त 2 मिनट बाद होता है। इससे 4 मिनट का बचत हो जाता है। अब यही चीज बोला गया है, कुआं, एक कुआं है, कुआं हो, तालाब हो इत्यादि, कुआं तालाब इत्यादि, कुआं तालाब इत्यादि, कम गहराई दिखाई देना, कम गहराई दिखाई देना, ये सब भी अपवर्तन के कारण ही होता है। कुआं हो, तालाब हो, अपने वास्तविक गहराई से कम दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। क्या है, अपवर्तन का उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ओके, अब समझिएगा, मछली जो है, मछली का जल में अपने कम गहराई से, मछली का अपने जल में कम गहराई से थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देता है। मछली थोड़ा ऊपर की ओर ही है मच्छी, लेकिन रियल में ऊपर की ओर है नहीं, ये अपवर्तन के कारण थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देती है। ठीक है, ये सब कैसी घटना है, तो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अपवर्तन का ये सब क्या है, तो उदाहरण है, उदाहरण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं दर्पण। दर्पण समझिएगा, देखिए एक होते हैं समतल दर्पण, एक होते हैं गोलीय दर्पण, एक होते हैं समतल दर्पण, एक होते हैं गोलीय दर्पण। कोई दिक्कत नहीं है। समतल दर्पण जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, समतल दर्पण जो हम लोग घरों में यूज करते हैं अपने निजी जीवन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिएगा, एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो है बाद में 2 टुकड़ा होके एक अवतल दर्पण बनाती है, एक उत्तल दर्पण बनाती है। समझिएगा, गोलीय दर्पण पूछेगा कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। ठीक है, कैसे, तो समझिए, ये हो गया गोलीय दर्पण, ये हो गया गोलीय दर्पण। देखिए ये हो गया गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण जो 20 से काटेंगे, 20 से काटेंगे, यही तो काटे हैं हम, 20 से ऐसे काट दिए हैं। तो इस तरह से पीछे में जो कलाई किया गया है, ये क्या हो गया, मतलब धसा हुआ, धसा हुआ। इधर से हमेशा एक चीज नोटिस करिएगा कि बाईं ओर से पता किया जाता है कि ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। ठीक है, हमेशा बाईं ओर से पता किया जाता है। बाईं ओर से देखिए ये उठा हुआ भाग है, मतलब उत्तल दर्पण है। बाईं ओर से देखिए ये धसा हुआ भाग है, मतलब अवतल दर्पण है। इस तरह से पता किया जाता है। गोलीय दर्पण जो है ऐसे जब काटेंगे, ऐसे काटे, तो इसे जो मतलब यहाँ पे जो उठा हुआ भाग है, बाईं ओर से देखिए उठा हुआ भाग है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ से देखें तो धसा हुआ भाग है, मतलब अवतल दर्पण हो गया। इस तरह से पता किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो यही चीज हम यहाँ देख लिए, अवतल दर्पण धसा हुआ भाग, धसा हुआ, ये उठा हुआ भाग, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब समझिएगा समतल दर्पण के बारे में समझिएगा। समतल दर्पण में समझिएगा, समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण प्रतिबिंब की विशेषता समझिएगा। समतल दर्पण जो है कैसी प्रतिबिंब बनाती है वो सब समझिएगा। पहले तो आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण में कलई किसकी की जाती है, तो AgNO3 की कलई की जाती है, मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट की कलई की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट की कलई की जाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, ये समतल दर्पण जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाती है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाती है। जब हम घरों में यूज करते हैं दर्पण, तो जैसा मेरा मुंह कान रहेगा वैसे ही प्रतिबिंब बना देता है। ओके, तो समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और हमेशा वस्तु के बराबर बनाता है प्रतिबिंब, हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। यह जो है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण पूछेगा कैसी प्रतिबिंब बनाती है, तो ये आभासी बनाती है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है। कौन, समतल दर्पण। ये सब चीज याद रखिएगा। समतल दर्पण में एक चीज और पूछेगा आपसे कि समतल दर्पण है और भी वेग से अगर हम दौड़ रहे हैं, तो यहाँ 2 वेग बनाएगा।
ठीक है, ये चीज भी याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समतल दर्पण वाला और समझिए, यह प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनाता है। प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? दर्पण के पीछे बनाता है। और समतल दर्पण का प्रयोग हम क्या करते हैं? तो निजी जीवन में करते हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं, और पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। पेरिस्कोप जो है ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है, मतलब इस तरह से रहता है, नीचे से देखता है तो ऊपर का चीज दिखाई देने लगता है, ठीक है। ये हम बाद में बताएंगे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।